हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। इसमें हम यूपीएससी 2024 के लिए करंट अफेयर के तौर पर जो मैगजीन देख रहे हैं वो है विजन मैगजीन, जो कि 365 साल भर में एक बार आता है। इसमें पूरा आपको विज्ञान और प्रौद्योगिकी का साल भर में जितना भी हुआ है वह सब कुछ इसमें अच्छे नोट्स के रूप में मिल जाता है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इससे पहले हम आपको ये बता दें कि हमने इसमें क्या क्या कंप्लीट कर लिया है। हमने इसमें पहला चैप्टर जो है जैव प्रौद्योगिकी, इसको कंप्लीट कर लिया है पूरा 2 से 3 वीडियो में। आज जो हम देखने चाह रहे हैं वो सूचना प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर के बारे में देखने जा रही है, यानी कि आईटी एंड कंप्यूटर्स के बारे में देखने जा रहे हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं यहीं से। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करिए और अपना सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। साथ ही इस चैनल पे मैंने क्विक रिवीजन के लिए एंशिएंट, मेडुअल और मॉडर्न तीनों को ही मैंने कंप्लीट कर दिया है। हाँ, उसको जरूर आप एक बार देख लीजिएगा। चलिए सूचना प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर के बारे में देखते हैं क्या है। पहला जो इसमें आ रहा है, 1 मिनट, बैटरी स्लो दिखा रहा है, क्यों भाई? क्लोज, 1 मिनट रुकिएगा। चलिए, लैपटॉप चार्ज होने लगा, वो बैटरी लो हो गई थी। चलिए, पहला जो हेडिंग है वो आ रही है आपका कि राष्ट्रीय कंप्यूटर मिशन के बारे में आ रही है। हाल ही में नेशनल क्वांटम मिशन, जो क्वांटम कंप्यूटर से संबंधित थे, नेशनल क्वांटम मिशन की मिशन गवर्निंग बॉडी की पहली बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में आप बताया गया कि एनक्यूएम के क्रियान्वयन रणनीति और समय सीमा के साथ साथ मिशन कोऑर्डिनेशन सेल की गठन की रचना की गई है। ये सब एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन किस लिए सुर्खियों में था ये देख लेते हैं। एक बार देख लेते हैं, मिशन कोऑर्डिनेशन सेल के बारे में देख लेते हैं। मिशन कोऑर्डिनेशन सेल की स्थापना नेशनल क्वांटम मिशन के लिए एक समन्वित एजेंसी के रूप में कार्य करेगी। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मिशन सचिवालय के समन्वय में काम करेगी। यह प्रौद्योगिकी जो है, यह मिशन प्रौद्योगिकी अनुसंधान परिषद समग्र पर्यवेक्षण एवं मार्गदर्शन के तहत कार्य करेगा। वर्ष 2023 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय कंप्यूटर मिशन की मंजूरी प्रदान की गई थी। इसके तहत 6000 करोड़ का आवंटन किया गया था। तो अब प्रश्न यहाँ से बनेगा कि किसने, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो है राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के बारे में एक जो पैसा, कितना अमाउंट दिया है वो देखने वाली बात है। कितना? 6000 करोड़ रुपए हुआ है। अब आ गया क्यूबिट। ये सब इसका बेसिक हो, बेसिक से क्वेश्चन यहाँ करंट का मुद्दा रहता है। कोई एक ऑप्शन करंट का उठाते हैं, बाकी सारे ऑप्शन जो सेट करते हैं वो बेसिक से सेट करते हैं। क्यूबिट जैसा क्लासिकल या परंपरागत कंप्यूटर में कहते इंफॉर्मेशन की एक मूल इकाई बाइनरी बिट होती है, ठीक वैसे ही क्वांटम कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन की मूल इकाई क्यूबिट या क्वांटम बिट 0 और अंक 1 की संयुक्त अवस्था में होती है। ना ही 0 होती, ना ही 1 होती, दोनों के बीच के हो सकती है। 0 और 1 दोनों हो सकती है। हाँ, फिजिकल बनाम लॉजिकल क्यूबिट देख लेते हैं। फिजिकल क्यूबिट क्वांटम इंफॉर्मेशन का भौतिक वाहक होता है। यह 2 अवस्थाओं वाले क्वांटम प्रणाली के रूप में व्यवहार करता है। इसका प्रयोग क्वांटम प्रणाली के घटक के रूप में किया जाता है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन का परमाणु ऊर्जा के कई स्तरों पर अस्तित्व में बना रह सकता है। अब लॉजिकल क्यूबिट देख लेते हैं। फिजिकल क्यूबिट के समूह हैं जो कंप्यूटेशन के लिए एक साथ काम करते हैं। अब क्लासिकल बिट्स और क्वांटम बिट्स देख लेते क्या क्या होता है। ये देखिए, बिट में ये पूरा जो है 0 है और ये सेकंड बिट में ये पूरा फिल हो गया है। हाँ, लेकिन बीच का जो ये हो गया क्लासिकल कंप्यूटर में जैसा होता है, या तो 0 होगा, खाली होगा पूरा, या पूरा भरा होगा। लेकिन क्वांटम बिट्स भी देखेंगे तो ये 1/4 खाली हो सकता है, 1/4, 2/4 ज़्यादा, 2/3 ज़्यादा भर सकता है। हेड 0 होगा या टेल होगा। ठीक है, यहाँ 0 या हेड आने की 50% संभावना है और 1 आने की 50% संभावना है, यानी कि बीच का ये रहता है। प्रमुख सिद्धांत देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। सुपरपोजिशंस, यह क्वांटम कण की एक ही समय में कई अवस्थाओं में होने की क्षमताओं को दर्शाता है, जबकि इसकी मापन
जब तक कि इससे मापा नहीं जाता। एंटेंगलमेंट देख लेते हैं। यह ऐसी स्थिति को दर्शाता है जिसमें दो या दो से अधिक क्वांटम कण इस प्रकार आपस में जुड़े होते हैं जो स्वतंत्र रूप से उनकी व्याख्या करना असंभव होता है। उद्देश्य क्या है? वैज्ञानिक और औद्योगिक सूचना, वैज्ञानिक और आधुनिक अनुसंधान एवं विकास आधार गतिविधियों को सहायता करना, उन्हें बढ़ावा देना और उनका विस्तार करना। क्रियान्वित एजेंसी कौन कौन सी है इसमें देखेंगे, ये डीएसटी के द्वारा क्रियान्वित होता है। लक्ष्य क्या है? 2023 से 31 तक इसको संचालित करना है। इसका लक्ष्य देख लेते हैं। मिशन के तहत 50 से लेकर 1000 फिजिकल क्यूबिट्स की क्षमता वाले मध्यमवर्ती स्तर के कंप्यूटर प्रणाली को विकसित करना है। और इससे और मतलब कुछ इस पे इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, थोड़ा ये देख लेते हैं कि क्वांटम टेक्नोलॉजी के बारे में। क्वांटम प्रौद्योगिकी का उद्देश्य क्वांटम भौतिकी के नियम का उपयोग करना है जो एटॉमिक और सब एटॉमिक स्तर पर पदार्थ द्वारा ऊर्जा के व्यवहार का वर्णन करती है। यह परंपरागत भौतिकी से अलग है जिसमें वस्तु एक समय से में एक ही स्थान में मौजूद हो सकती है। उदाहरण के लिए द्वि आधारित भौतिक अवस्था। क्वांटम कंप्यूटर सुपरपोजिशन और एल्गोमेंटल के सिद्धांत पर आधारित है। और बाकी ये है, इसका कहते हैं और कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसका उपयोग बस देख लीजिए। हाँ, ये प्रश्न बनेगा कि क्वांटम कंप्यूटर का उपयोग क्या क्या है, और एक बनेगा कि कैसे कार्य करता है। परमाणु प्रणाली में आ जाएगा, क्वांटम उपकरणों के निर्माण में आ जाएगा, घड़ियों के प्रयोग में आ जाएगा, फिर क्वांटम सेंसर और मौसम विज्ञान सभी में ये यूज आ सकता है। अब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विनियमन और उपयोग एक आया है, वो देख लेते हैं। यूनाइटेड किंगडम में लंदन के पास बकिंगमशायर में के ब्लैकचेयर पार्क में विश्व का पहला एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। इसके अलावा यह सम्मेलन में ब्लॉकचेन घोषणा पत्र को अपनाया है। ब्लॉकचेन घोषणा पत्र के बारे में, यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित सुरक्षा पर दुनिया का पहला समझौता है। इसमें एआई से जुड़े जोखिमों का आकलन करने के लिए मिलकर एक करने का संकल्प लिया गया है। इस घोषणा पत्र को यूरोपीय संघ तथा 28 अन्य देशों द्वारा हस्ताक्षरित किया गया। भारत भी इसका हिस्सा है। ये प्रश्न आ गया, ये भारत भी इसका हिस्सा है। ब्लॉकचेन घोषणा पत्र किसके लिए है? वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए है। अब एआई को विनियमित करने की प्रमुख विनियामक पहल जो है वो देख लेते हैं। यूरोपीय संघ ने एआई अधिनियम के तहत दुनिया का पहला व्यापक एआई कानून बनाने की प्रयास किया है। इस संबंध में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया है। इसका मुख्य उद्देश्य एआई से संबंधित प्राथमिकताओं को लेकर अत्याधुनिक अनुसंधान और व्यवहारिक गतिविधियों के जरिए एआई संबंधित सिद्धांत और व्यवहार के बीच अंतर को समाप्त करना है। गौरतलब है कि GPAI एक बहुहितधारक पहल है। भारत के राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल को भारत में एआई से संबंधित विकास के लिए वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म से शुरू किया गया है। हिरोशिमा एआई प्रोसेस में देखें, इसमें OECD और GPAI के सहयोग से G7 वर्किंग ग्रुप के माध्यम से स्थापित किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में देख लेते हैं। एआई एक मशीन की उन संरचनात्मक कार्यों को करने में क्षमता है जिसके तहत मानव मस्तिष्क की सहायता से करता है। उदाहरण के लिए विचार करना, तर्क करना, सीखना, समस्या हल करना आदि। इसके अलग अलग प्रकार हैं। जेनरेटिव एआई या डीप लर्निंग मॉडल जैसे ओपन एआई का चैट जीपीटी, गूगल का बार्ड, सोर और डेल कृत्रिम भारत का एआई मॉडल जो ये याद रखिएगा, कृत्रिम जो है वो का उपयोग करके उच्च गुणवत्ता वाले कंटेंट जैसे कि टेक्स्ट स्पीच आदि का सृजन करना है। इसमें एडवांस नेचुरल
लैंग्वेजिक प्रोसेसिंग को इस्तेमाल किया जाता है। इसका एडवांस नेचुरल लैंग्वेजिंग प्रोसेसिंग को इस्तेमाल किया जाता है। जीपीटी यानी जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफर लार्ज लैंग्वेज मॉडल से संबंधित है। एलएलएम न्यूरल नेटवर्क पर आधारित मशीन लर्निंग कार्यक्रम है। ट्रांसफार्म दो भागों एनकोड और डिकोड से मिलकर बनकर एक जो आप देखेंगे एक न्यूरल नेटवर्क है। ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट यानी जीपीयू में भी इसकी अहम भूमिका निभाता है। मल्टी मॉडल एआई इसके तहत जटिल समस्याएं जैसे कि टेक्स्ट टू स्पीच आदि के समाधान हेतु कई इनपुट की क्षमताओं का उपयोग किया जाता है। फ्रंटियर एआई या अत्यधिक सक्षम जनरल पर्पस एआई है जो विभिन्न प्रकार के कार्य सबसे उन्नत मॉडल की क्षमता से भी बेहतर करने का सक्षम है। मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के बीच अंतर क्या है ये देख लेते हैं। मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग, ये है मशीन लर्निंग और ये है डीप लर्निंग। यार ये कलर हो जाता है। इसके बारे में देख लेते हैं। मशीन लर्निंग के बारे में, मशीन लर्निंग वस्तु एआई कार्य प्रणाली पर आधारित है। सभी मशीन लर्निंग डीप लर्निंग नहीं होती हैं। डीप लर्निंग एडवांस मशीन लर्निंग की कार्य प्रणाली पर आधारित है। सभी डीप लर्निंग मशीन लर्निंग होती है। देखिए ये इंपॉर्टेंट यहाँ से पूछा जाएगा, किस लिए? जो डीप लर्निंग है, जितनी भी डीप लर्निंग होगी वह सब मशीन लर्निंग तो होगी, लेकिन सभी मशीन लर्निंग जो है वो डीप लर्निंग नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। फिर आप देखेंगे उसके बाद क्या आ रहा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, या सांख्यिकी एवं गणित के माध्यम से प्रॉब्लम सॉल्व करता है, या सांख्यिकी और गणित को न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर से जोड़कर प्रॉब्लम सॉल्व करता है, तो ये ज़्यादा बेहतर करता है। अब है ट्रेंडिंग में क्या है, मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करने के लिए अपरिष्कृत डेटा से जानकारी को मैनुअल रूप से चुनना और हटाने एवं उनका भारांश निर्धारित करने की आवश्यकता पड़ती है। मौजूदा त्रुटियों से फीडबैक का उपयोग करके सेल्फ लर्निंग में सक्षम है। आवश्यक संसाधन क्या है, कम जटिल और डेटा की कम मात्रा, अधिक जटिल और डेटा की अधिक मात्रा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मुख्य उपयोग क्या है, स्वास्थ्य में आप जानते हैं, मल्टी मॉडल में जानते हैं, कृषि में हो सकता है, उद्योग में हो सकता है, सभी जगह एआई का उपयोग हो सकता है। बस इसके बारे में और कुछ नहीं पढ़ना है। न्यूरल नेटवर्क के बारे में देख लेते हैं। न्यूरल नेटवर्क एक मशीन लर्निंग प्रोग्राम या मॉडल है। यह मानव मस्तिष्क के समान निर्णय लेता है। इसके लिए बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स द्वारा एक साथ मिलकर काम करने के तरीके की नकल करता है, जिसका उपयोग करके मानव मस्तिष्क घटनाओं की पहचान करता है, विकल्पों को समझता है और निष्कर्ष तक पहुंचता है। प्रत्येक न्यूरल नेटवर्क में नोड या कृत्रिम न्यूरॉन्स की परत होती है। इन इनपुट परत या एक से अधिक हिडन परतें एक आउटपुट परत है। न्यूरल नेटवर्क को कभी कभी कृत्रिम न्यूरल नेटवर्क या सिमुलेटेड न्यूरल नेटवर्क भी कहा जाता है। न्यूरल नेटवर्क विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे फीड फॉरवर्ड न्यूरो नेटवर्क या मल्टी लेयर परसेंटेज, या आप देखेंगे कन्वेंशन न्यूरो नेटवर्क, रिकॉर्डेड न्यूरो नेटवर्क आदि हैं। अब आ गया डीप फेक, देख लेते हैं डीप फेक में क्या क्या दिया हुआ है। केंद्र सरकार ने गलत सूचना व डीप फेक की पहचान के लिए सोशल मीडिया माध्यमों को एडवाइजरी जारी की है। डीप फेक एक ऐसा वीडियो या फोटो होता है जो कंप्यूटर एल्गोरिदम प्रोग्राम से ऐसे एडिट किया जाता है कि उसमें मुख्य शख्स की जगह कोई दूसरा शख्स नजर आएगा। ऐसे वीडियो या फोटोज को हम बिल्कुल असली ऐसा प्रतीत होता है, लगेगा का ही नहीं, नकली होता है। डीप फेक, आजकल डीप फेक के माध्यम से बहुत ज़्यादा वीडियो बनाए जा रहे हैं, किसी की भी एडिटिंग की जा रही है। देखिए उपकरण तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसका यूजेस जो है ना बहुत बेकार तरीके से भी समाज में हो रहा है। अब है डीप फेक के तहत
किसी व्यक्ति के चेहरे, शरीर, ध्वनि, वाक्य, भाषा, परिवेश या किसी अन्य व्यक्तिगत जानकारी की नकल की जा सकती है। किसी व्यक्ति का एक प्रारूप बनाने के लिए इस जानकारी में हेरफेर किया जा सकता है। डीप फेक बनाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई के एक उपयोग रूप का उपयोग किया जाता है, जिसे डीप लर्निंग कहा जाता है। हाँ, इससे ऐसी काल्पनिक घटनाओं या छवि बनाई जा सकती है जो कभी घटित ही नहीं हुई है। डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का ही एक भाग है, जो बड़े डेटा सेट से सीखने के लिए आर्टिफिशियल न्यूरो नेटवर्क्स का उपयोग करता है या मानव मस्तिष्क के कार्य प्रणाली से प्रेरित होता है। डीप फेक कैसे काम करता है, एक बार ये देख लेते हैं। डीप फेक के तहत घटनाओं की इमेज तैयार करने के लिए डीप लर्निंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और फोटोशॉप जैसे तकनीक का उपयोग किया जाता है। ऐसे वीडियो तैयार करने के लिए गैन यानी कि जेनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क यानी जेन्स नामक प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है। जेन्स मशीन लर्निंग का ही एक हिस्सा है, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है भूल ले। ये क्या है? डीप फेक में जेनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क का उपयोग किया जाता है। यह जनरेट और डिस्क्रिमिनेटेड शामिल होते हैं। जनरेट नई इमेज तैयार करने के लिए प्रारंभिक डेटा के सेट का उपयोग करता है। इसके पश्चात डिस्क्रिमिनेटर वास्तविक इमेज की तुलना में बनाए गए इमेज का मूल्यांकन करता है और उसे आगे सुधार करता है। डीप फेक के वेरिएशन ऑटो एनकोड नामक एक डीप लर्निंग कंप्यूटर के नेटवर्क का भी उपयोग किया जाता है। यह एक प्रकार का आर्टिफिशियल न्यूरो नेटवर्क है जो एक बहुउपयोगी फेस स्वैप मॉडल का सक्षम है। डीप फेक पर लागू नियामक या उपाय जो है वो देख लेते हैं। भारत में लागू कानून के प्रावधान। भारत में डीप फेक तकनीक के नियामक के लिए कोई विशेष कानूनी प्रावधान नहीं है। हालांकि कुछ कानून अप्रत्यक्ष रूप से डीप फेक संबंधित मुद्दों का निवारण करते हैं, जैसे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000 की धारा 66E तथा 66D तथा भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1957 है। डीप फेक के विरुद्ध वैश्विक उपाय क्या है? गूगल के कई लॉन्च करने की घोषणा की गई है। अब है वेब 3.0, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें जो इसके एग्जाम्पल पूछेंगे, वेब 3.0 क्या है? हाल ही में प्राइमर पार्टनर्स एक निजी संगठन द्वारा आप देखेंगे कि अनलॉकिंग द वेब 3 पोटेंशियल इन इंडिजियस जर्नी ऑफ द टैलेंट एक्सपोर्ट टू द कहते हैं प्रोडक्ट पावर हाउस शीर्ष से एक रिपोर्ट जारी की गई है। क्या है मुख्य बिंदु इसमें? रिपोर्ट के मुख्य शीर्ष पर एक नज़र देख लेते हैं। 2023 में वैश्विक वेब 3 डेवलप पूल में भारत की हिस्सेदारी 11% थी। भारत इस संबंध में विश्व में तीसरे स्थान पर है। ऐसा अनुमान है कि वेब 3 से जुड़े क्षेत्रों में अगले दशक में भारत 2.2 बिलियन प्रत्यक्ष रोजगार देगा। वेब 3 के बारे में देख लेते हैं। यह वेब का एक ऐसा संस्करण प्रदान करता है जहां यूजर्स के पास वित्तीय हिस्सेदारी और संबंधित वेब कम्युनिकेशन पर अधिक नियंत्रण होता है। वेब 1 में स्टैटिक वेब भी शामिल होते हैं। वे वेब जो सूचना तक आसान पहुंच को सक्षम बनाते हैं। वेब 2 का आधार वेब प्रौद्योगिकी में हुई प्रगति में निहित है। इन प्रौद्योगिकियों की सहायता से इंटरएक्टिव आप देखेंगे इंटरएक्टिव ने फेसबुक आदि को सफल विकास हुआ है। वेब 3 के माध्यम से बिना पीयर टू पीयर इंजेक्ट और इंटरेक्शन के संभव बनाता है।
यही मेन है। देखो ये आप देख रहे हैं, ये वेब 3 क्या है यही पूछेगा, या वेब 1 2 3 पूछेगा। हाँ, जैसे क्रिप्टो करेंसी, नॉन फिजिकल टोकन, विकेंद्रीकृत स्वायत्त संगठन आदि शामिल हैं। यह वेब 1 और वेब 2 की तुलना में डेटा के मामले में अधिक सुरक्षा प्रदान करेगा, या लोगों को अपने स्वयं के डेटे को नियंत्रित करने में सक्षम है। यह ब्लॉकचेन आधारित सोशल नेटवर्क है। यह किसी कॉरपोरेट के बजाय उपयोगकर्ता द्वारा सामूहिक रूप से संचालित होगा। वेब 4 को वेब 4 को सिम्बायोटिक वेब के रूप में भी जाना जाता है, जिसका उद्देश्य सिम्बायोसिस में मानव और शरीर के बीच इंजेक्शन को संभव बनाना है। वेब 5 की विशेषताएं हैं कि आइडेंटिटी पर नियंत्रण, डेटा स्टोर करने के लिए एक विकेंद्रीकृत मंच और विकेंद्रीकृत एप्लीकेशन विकसित कर यह तैयार करने के लिए क्या करेंगे, क्रिएटर्स के एक मुख्य प्रवर्तक का प्रवेश होगा, बस और कुछ नहीं पूछेगा आपसे। वेब 1.2 की तुलना देख लीजिए। वेब 1 में क्या आता था, याहू, जीमेल, गूगल, ये सब आते हैं। वेब 2 में क्या आएगा, सारे सोशल मीडिया साइट जिसे हम बोलते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, हाँ, इंस्टाग्राम, हाँ, स्पॉटिफाई, सब ये सब वेब 3 में क्या आएंगे, ये त्रिकोण आ जाएंगे, ये सब आ जाएंगे। इसके उपयोग क्या है, ये देखो क्वेश्चन का पार्ट है। विकेंद्रीकृत वित्तीय प्रणाली होगी, परिसंपत्तियों का टोकनाइजेशन होगा, मेटावर्स होगा, और डिजिटल पहचान को स्वामित्व भी मिलेगी। अब ये जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, संबंधित ब्लॉकचेन सेवाएं क्या है, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब है क्रिप्टो माइनिंग। क्रिप्टो माइनिंग को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलिए वीडियो समाप्त करते हैं, धन्यवाद।